9.147। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की शेप्स निकालते हैं, किस तरह उनकी हाइब्रिड निकालते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा टेट्राहेड्रल, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा स्क्वायर प्लेनर, आइए जुड़ जाइए मेरे साथ। आज सीखते हैं हम वर्नर्स थ्योरी। इसके बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने मेरा ये पूरा वीडियो देख लिया, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, आप उसकी शेप हाइब्रिड निकाल सकते हैं। आपको अक्सर कंफ्यूजन होता है पैलेडियम के कॉम्प्लेक्स के बारे में। जब आपके पास पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स आता है या पैलेटिनियम का कॉम्प्लेक्स आता है, आप वहां पर कंफ्यूज होते हैं, क्या स्क्वायर प्लेनर शेप होगी या टेट्राहेड्रल शेप होगी, क्या पैराबैंडिक होगा या डायमैंडिक होगा। ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे अगर आपने मेरा ये वीडियो फुल देख लिया। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करने के बगैर। इस वर्नर्स थ्योरी में सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने डेफिनेशन यहां पर लिखी है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, जो हमारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे ये मैंने यहां पर लिखी है एग्जांपल्स किनकी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। कितने लिगेंड्स अटैच होते हैं हमारे मेटल को, हमारे सेंट्रल मेटल एटम को, उसी को क्या हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। यहां पर फॉर एग्जांपल ये है मेरा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स निकल CO4, 4 कार्बोनिल लिगेंड्स के साथ जुड़े हैं। तो कितने लिगेंड्स कार्बोनिल जुड़े हैं निकल के साथ, 4 हैं। यहां पर नीचे नंबर लगा है 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। इसी तरह हमारे पास ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है NiCN4 निकल टेट्रासाइनाइड, ठीक है ना, टेट्रासाइनाइड, ठीक है ना। अब यहां पर देख सकते हैं आप निकल कितने साइनाइड हमारे निकल के साथ जुड़े हैं, 4। तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। आप ये वाला कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं FeCN6, कितने साइनाइड जुड़े हैं आयरन के साथ, 6 साइनाइड जुड़े हैं, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। एक चीज आपको क्लियर करना है, ये जो कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, ये जो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, ये ब्रैकेट्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने लिगेंड्स होते हैं वही कहलाते हैं वही हमारे डिसाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एटम्स होते हैं या आयन्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर पोटेशियम K3 है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, ये हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर में नहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर बात। इसी तरह ये वाला कॉम्प्लेक्स है FeEN3, EN क्या होता है हमारा, इथीन डाइमीन, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसके पास 2 डोनेशन साइट्स होती हैं। तो एक लिगेंड है हमारा बाइडेंटेड, तो 3 लिगेंड्स कितने हो गए, 6 डोनेशन साइट्स। तो इस तरह इस FeEN3 का इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया हमारा 6। क्यों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया हमारा 6। मैं यहां पर EN का स्ट्रक्चर बनाता हूं, EN का इस तरह स्ट्रक्चर होता है CH2 NH2 इसके पास यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर हमारा मेटल होता है, ये अपना लोन पेयर देता है इसको। एक लिगेंड के पास कितनी डोनेशन साइट्स होती हैं, 2। तो एक लिगेंड के पास 2 डोनेशन साइट्स, हमारे पास कितने EN हैं, 3 हैं। अगर एक के पास है 2, तो 3 के पास कितनी होगी, 6। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। क्लियर बात। इसी तरह हमारे पास FeEDTA, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसके पे हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, इसके बाद 6 डोनेशन साइट्स होती हैं, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा हमारा 6। ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया होगा, इसके बाद सारी स्टोरी आसान होती है। क्या करना होता है, हमने देखा इसमें 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। इसके भी साइनाइड जो हमारा होता है मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। इसका साइनाइड ये जो हमारा 6 साइनाइड जुड़े हैं आयरन के साथ, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6।
इथिलीन कितने जुड़े हैं? 3 जुड़े हैं। एक होता है बाइडेंटेट, तो 3 कितने हुए? 3 बनाएंगे, 6 डोनेशन साइट्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ADTA कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्यों? इसके पास अंदर होती है 6 डोनेशन साइट्स, तो 6 तरह ये मेटल से 6 साइड तरफ ये मेटल से जुड़ जाता है। क्लियर बात ध्यान दो। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमें यहां पर अप्लाई करना है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, यानी कि खाली दो लिगेंड्स अटैच हैं, 2 कोऑर्डिनेशन साइट्स जुड़ी हैं मेटल के साथ, उस वक्त जो हमारी हेक्शन होती है वो होती है sp। ये आपको याद रखना है। कैसे हम निकालते हैं? उस वक्त जो शेप होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की वो होती है लीनियर, इस तरह से। ये यहां पर मेटल होता है, इसके साथ यहां पर लिगेंड होता है, यहां पर कोई लिगेंड होता है। शेप होती है इसकी क्या होती है? लीनियर होती है। एग्जांपल यहां पर मैंने दिखाया AgNH3 2 है। ये इस तरह होता है हमारा Ag, इस तरह यहां से एक NH3 होता है, यहां से हमारा दूसरा NH3 होता है, तो शेप क्या बन गई इसकी? लीनियर। कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? मैंने सिखाया है, बार बार सिखाया। आपको ये नंबर याद रखना था SP P P D D D। इसके बाद कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने जुड़े हैं? 2 है ना, तो 2 क्या होता है? SP। तो इसीलिए मैंने बोला जब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2 लिगेंड जुड़े होंगे, हाइब्रिडेशन होगी sp, शेप होगी लीनियर कॉम्प्लेक्स की, और एग्जांपल है ये इसके साथ। ठीक है ना, याद आ गया समझ में? इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड्स अगर जुड़े हैं 3, जब लिगेंड्स जुड़े होते हैं 3 तो उस वक्त हेक्शन होती है sp2। सिंपली आपको गिनना होता है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये सेंटर में मेटल होता है, यहां से एक लिगेंड, यहां से एक लिगेंड, यहां से एक लिगेंड। क्लियर बात यहां तक? अब कितने लिगेंड से? 1 2 3, यहां पर गिनो 1 2 3, तो कहां तक है? sp2। इसलिए मैंने लिखा जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3, हाइब्रिडेशन कितनी होती है? sp2 होती है। क्लियर बात यहां तक? जब हाइब्रिडेशन होती है sp2, हमारे जो कॉम्प्लेक्स की शेप होती है वो होती है, उसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये ट्राइगोन होता है, ये ट्राइगोन होता है, और प्लेनर सारे एक ही प्लेन में आ जाते हैं। क्लियर बात? तो ये आपको याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 3 होता है तो उस वक्त मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, और उस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ठीक है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, यानी कि मेटल के साथ जुड़े हैं कितने? 4 एटम्स होते हैं, तो उसकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी? 4। 4 का क्या आता है? 1 2 3 4, यानी कि sp3। जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 तो हाइब्रिडेशन होती है या तो होती है sp3 होती है, या तो होती है dsp2 होती है। ये आपको याद रखनी है ये वाली चीजें। जब हाइब्रिडेशन होती है sp3, उस वक्त मॉलिक्यूल की शेप होती है टेट्राहेड्रल। यहां पर मैंने लिखा उस वक्त मॉलिक्यूल की शेप होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल किस तरह होता है? जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह होता है? सेंटर में मेटल होता है, ऊपर से लिगेंड, यहां से लिगेंड, यहां से लिगेंड, यहां से लिगेंड। ठीक है। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर, जब हाइब्रिडेशन होगी dsp2, उस वक्त शेप मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल नहीं होती है, उस वक्त मॉलिक्यूल की शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। इस तरह से एक मेटल होता है, इसको यहां से लिगेंड, यहां से लिगेंड, यहां से लिगेंड, यहां से लिगेंड, तो इस वाली शेप को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ये कब होता है? जब हाइब्रिडेशन होती है dsp2। अब आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि sp3 हाइब्रिडेशन है या dsp2 है? वो मैं इसके बाद आपको सिखाऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपके साथ प्रॉमिस है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसके बाद कमेंट करके बोल देना, 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। और कोई भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आपके पास हो, आप किसी की भी शेप, किसी की भी हाइब्रिडेशन, किसी की भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं विद इन सेकंड्स, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन प्रॉमिस आपके साथ, लेकिन आपको मेरे साथ ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप मेरे साथ जुड़ के रहेंगे। इसके बाद sp, ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 5, उस वक्त 2 तरह की हाइब्रिडेशन होती है, या तो होते हैं dsp3। 5 कैसे जुड़ेगा? 5 कैसे बनेगा? 5 जोड़ते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी कि यहां तक एक s 3 p और एक d। ठीक है ना? उस वक्त हाइड्रोजन बनती है sp3d, ये मैंने लिखा sp3d, या होगी dsp3। d का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, पहले अगर कभी मैंने लिखा dsp3,
इसका मतलब ये होता है कि पहले वाला d ऑर्बिटल और उसके बाद का s उसके बाद के तीन वाल हुए हैं, इसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर क्यों? क्योंकि इनर वाला d इस्तेमाल हुआ है। अगर मैंने लिखा sp3d, इसका मतलब पहले s उसके बाद का p उसके बाद वाला d इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? तो इसको कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बहरहाल चाहे dsp3 हो या sp3d हो, दोनों में शेप होती है ये वाली, इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। तो मेटल कॉम्प्लेक्स की शेप किस तरह होती है? ये मेटल होता है, एक ट्राइगोन होता है 3 लिगेंड्स का और ऊपर एक नीचे एक, ये ऐसे होता है ट्राइगोनल, एक प्लेन में एक लिगेंड होता है ऊपर से और एक लिगेंड होता है नीचे से, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। ये कब होती है ये शेप? जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 5, यानी कि 5 लिगेंड्स जुड़े हैं हमारे मेटल के साथ, ठीक है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, यानी कि 6 जुड़े हैं हमारे मेटल के साथ, उस वक्त जो शेप होती है मेटल कॉम्प्लेक्स की वो होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। 6 का क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस d तक, इस तक। तो एक s 3 p और 2 d इन्वॉल्व हो गए। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 मेटल के साथ जुड़े हैं, उस वक्त हाइड्रोजन होती है dsp3 d2sp3 या होती है sp3d2। क्लियर बात यहां तक? अब जब dsp पहले वाला d जब d2sp3 होता है, इसका मतलब होता है कि पहले वाला d इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? उसके बाद का s, उसके बाद के d, इसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसलिए मैंने यहां पर लिखा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब मैं लिखूंगा sp3d2, इसका मतलब पहले वाला s उसके बाद का d उसके बाद का पहले वाला s उसके बाद p उसके बाद के d, ठीक है? तो उसको कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर, इसको कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है? आउटर किसको कहते हैं? जब बाहर वाला d इस्तेमाल होता है। इनर किसको कहते हैं? इनर वाला d इस्तेमाल होता है। बहरहाल चाहे d2sp3 हो या sp3d2 हो, दोनों में शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इस तरह होता है, एक मेटल होता है, इसके 4 लिगेंड्स ऐसे होते हैं और एक ऊपर एक नीचे ऐसे होता है। एक स्क्वायर होता है, बीच में मेटल होता है, इनके 4 कोनों में 4 कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो ये कब होती है हाइब्रिडाइजेशन? ये होती है जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब यहां पर ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें आपको 3 चीजें अहम याद रखनी है, जिनमें आप जिसकी वजह से जो 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 बातें न पता होने की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सर वो 3 बातें क्या है? पहली बात यहां पर मैंने लिखी है, कार्बोनिल, जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और Cn नेगेटिव always acts as strong fluid ligands। ये हमेशा बिहेव क्या करते हैं? strong fluid ligands। ये आपको याद रखना है। NH3 जो हमारा अमोनिया होता है लिगेंड, लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड वो होते हैं या आयन्स होते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो डोनेट करते हैं मेटल, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। हमारे पास एक लिगेंड फ्यूड सीरीज होती है जिसे हम पता लगाते हैं कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग फ्यूड लिगेंड्स होते हैं, कौन से हमारे वीक फ्लूइड लिगेंड्स होते हैं ना? तो वहां पर कुछ स्ट्रॉन्ग फ्लूइड्स होते हैं वो आपको याद करने पड़ती हैं, कुछ वीक फ्लूइड लिगेंड्स होते हैं वो भी आपको याद करने पड़ते हैं। फिर उसी हिसाब से आप बताते हैं फिर कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है। ये जो हमारा अमोनिया होता है ये वीक फ्लूइड लिगेंड होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्या होता है? वीक फ्लूइड लिगेंड होता है। मगर जब ये अमोनिया बनाता है कॉम्प्लेक्स किसके साथ? हमारे कॉपर के साथ और कोबाल्ट के साथ, उस वक्त ये बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग फ्लूइड लिगेंड। बस बच्चे यहीं पर चूक जाते हैं, वो अमोनिया को डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या ये स्ट्रॉन्ग फ्लूइड है लिगेंड है वीक फ्लूइड लिगेंड है। याद रखना है अमोनिया होता है वीक फ्लूइड लिगेंड, मगर जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा कॉपर के साथ और कोबाल्ट के साथ, उस वक्त ये बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग फ्लूइड लिगेंड, अदरवाइज ये होता है वीक फ्लूइड लिगेंड। क्लियर बात? तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, पैलेडियम और AU गोल्ड always form square planar complexes। बस बच्चे यही बात इंपॉर्टेंट है, यही बात आप चूक जाते हैं कि पैलेडियम
पैलेडियम और गोल्ड ये हमेशा बनाते हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ही, चाहे लिगेंड हो स्ट्रॉन्ग फ्लूइड चाहे लिगेंड हो वीक फ्लूइड। पैलेडियम दिखा कहीं पर सीधा लगाओ, आंख बंद लगा के लगाओ तो ठीक किस पे? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स पे। इसमें सोचना वोचना कुछ भी नहीं होता है। पैलेडियम आया, पैलेडियम मेटल था, मत निकालो, जो मैं प्रोसीजर भी दिखाऊंगा, मत निकालो, सीधा लगा दो कि किस पे? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स पे। हमेशा हमेशा बनाते लिख के, माइंड इस बात को लिख के रखो, माइंड में डाल दो इसको। पैलेडियम हो, पैलेडियम हो और एयू गोल्ड, ये वाले कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हमेशा हमेशा होते हैं क्या? स्क्वायर प्लानर होते हैं। बस ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, अब आपका डिस्कशन, अब आपका ये सारा अगर आपने ये पता होगा, अब आपको अगर पता भी नहीं होगा, अगर आपने याद रखा, अब देखो किस तरह से आप चुटकियों में सारे कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में। उसके बाद जब आपको लगेगा कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, उसके बाद हम जाएंगे फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। क्लियर बात? चलो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे एक एक करके कॉम्प्लेक्स के बारे में। सबसे पहले एग्जांपल मैंने ली है NiCN 4 2 नेगेटिव। देखो देखो मेरे बेटे किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सबसे पहले आपने देखा यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, अभी मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है क्या होगा? या तो इसकी शेप होगी sp3 टेट्राहेड्रल, हाइड्रोजन होगी sp3, या तो होगा ये टेट्राहेड्रल, ठीक है, या तो इसकी हाइड्रोजन होगी dsp2, तो ये क्या होगा? स्क्वायर प्लानर होगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया हो? अभी मैंने बताया जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 तो दो तरह की शेप्स बनती हैं, या तो ये होगा sp3, अगर sp3 हाइड्रोजन होगी तो टेट्राहेड्रल होगा, अगर dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लानर होगा, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहला स्टेप ये निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हमारे पास हमें मेटल को देखना होता है। मेटल कौन सा हमारा है? निकल होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए निकल का एटॉमिक नंबर, ताकि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख पाए। हमें यहाँ पर मेटल कौन सा है? निकल, लिखा यहाँ पर निकल, ठीक है, निकल लिखा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। सबसे पहला हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख के डालोगे। हमें पता इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होती है? आर्गॉन 18 dsp344। अब इसका होता है 3d8 4s2 होता है। ये इसकी है इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन नहीं करनी आती है तो मेरा एक वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन है, उसको आप देख लीजिए, वहां पर आपको आ जाएगा। शॉर्टकट्स में दिए, कोई भी एटम हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन आप निकाल सकते हैं। फिलहाल यहां पर समझो, ठीक है ना? तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या आ गई हमारी? 3d8 4s2, ठीक है ना? अब निकल पे डालो नजर। अब देखो निकल यहां पर किस स्टेट में है? निकल की प्राइमरी वैलेंसी क्या है यहां पर? अब इसके बाद हमें निकल की प्राइमरी वैलेंसी निकालनी होती है। निकालो निकल की प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को क्या दूसरा नाम बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि हमें यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। क्यों निकालना होता है? ताकि हम देखें अगर निकल की इलेक्ट्रॉन कंडीशन ये थी, निकल ने कितने इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन किए होंगे या तो लूज किए होंगे, उसी हिसाब से हम उसकी डी सिस्टम बना देंगे। समझ में आई बात? तो दूसरा स्टेप क्या होता है? हमें निकल की प्राइमरी वैलेंसी निकालनी होती है, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? निकालने का तरीका आसान होता है। निकल ऐसे देखा x, निकल की निकाल जिसका निकालना होता है
उसको लिखा x। उसके बाद जब दूसरे एटम या मॉलिक्यूल पे जाते हैं तो लिखना होता है प्लस। अब साइनाइड जो होता है हमारा मोनोडिजिट लिगेंड होता है, एनायनिक होता है, इसमें -1 होता है, तो ये क्या होता है -1 इसकी वैलेंसी होती है साइनाइड की, तो ये होता है -1 किसकी, साइनाइड की। कितने साइनाइड से 4, अगर एक का है -1 तो कितने हैं 4 इज इक्वल, अब कोई बचा नहीं, इज इक्वल ऊपर चार्ज क्या है, जो चार्ज होती है वो इज इक्वल के उस साइड में लिखी होती है, इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो क्या आ गया x, ये रहा प्लस ऐसे, अब 4 × -1 कितना हुआ -4 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो प्लस × माइनस कितना हुआ माइनस, तो ये हुआ x -4 इज इक्वल टू -2। अब ये -4 आ गया यहां, ये क्या बन गया x इज इक्वल टू -2 + 4, ठीक है। तो x कितना निकला हमारा +2, -+4 -2 से बचा हमारा +2। इसका मतलब जो हमारा मेटल यहां पर मौजूद है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। ये बात आपको समझ में आया। इसका मतलब हमारा निकल यहां पर है वो किस स्टेट में मौजूद है, +2 स्टेट में। यानी कि +2 स्टेट का मतलब हुआ कि निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स किए हैं लूज। तो अगर इसकी कॉन्फिगरेशन होती है 3d8 जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, कहां से करेगा, वो करेगा 4s से, क्योंकि हमें पता है s के इलेक्ट्रॉन्स पहले निकलते हैं उसके बाद d के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, क्लियर बात। तो हम अब क्या निकालेंगे, s से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या बन गई है, यहां पर लिखते हैं। अब निकल 2 की कॉन्फिगरेशन क्या बन गई, ये तो पता ही है भाई, आर्गन 80, ये तो हमें लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या बचा हमारा 3d8, ठीक है, और क्या बचा यहां पर 4s 0 और 4p 0। तो कितने आए d में इलेक्ट्रॉन्स, 8 आए, तो ये हमारा बन गया d8 सिस्टम, क्लियर बात। तो ये हमारा बन गया d8, तो निकल 2 हमारा है d8 सिस्टम। यहां तक आई बात समझ में, निकाला हमने d8 से। उसके बाद ऑर्बिटल्स ड्रा करो, ऑर्बिटल्स देखो। अब लिखेंगे हम ऑर्बिटल, यहां पर कौन सा ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद हमारा s है, एम्प्टी पड़ा है। इसके बाद हमारा p है, एम्प्टी पड़ा है, ठीक है। अब यहां तक जब आपने सारा काम किया, अब लिगेंड पे डालो नजर, किधर साइनाइड हमारा। अब देखो साइनाइड के हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, मैंने पहले ही बता के रखा है। साइनाइड हमारा ऑलवेज एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाता है। जब यहां पर साइनाइड आ जाएगा ना, वो यहां पर जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये उनको क्या कराएगा, पेयर करवाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से लिगेंड्स होते हैं, ये वो फील्ड लिगेंड्स होते हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं। अभी तो आपको वो पता नहीं है, लेकिन यहां पर असल में तो वही है, लेकिन यहां पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, आपको याद रखने के, ताकि आपको आ जाएगा क्वेश्चंस करने का ना, आप याद रखें जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है वो क्या करवाता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाता है। वो आपको आ जाएगा समझ कब, जब मैं पढ़ाऊंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि वो पेयरिंग कैसे करवाता है। यहां पर सीधा सीधा आप याद रखो कि वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाता है। अब यहां ध्यान देखो, अब ये हमारा साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाएगा, पेयर करवाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा d है, 1 2 3 4। अब ये तो ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, इसको पहुंचाएगा यहां, तो ये क्या बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहां पर हमारा s है, और यहां पर हमारा क्या है, p है, ठीक है। अब कितने साइनाइड से 4 है। अब एक साइनाइड आ जाएगा यहां से, दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें, दूसरा साइनाइड आ जाएगा, दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें,
तीसरा साइनाइड आ जाएगा, दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें, और फोर्थ साइनाइड आ जाएगा, दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए? एक हुआ डी, एक हुआ एस और दो हुआ पी। तो ऑप्शन क्या निकली? DsP2। एक डी, एक एस और दो पी, तो ऑप्शन निकली DsP2। तो इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी? DsP2। ठीक है, अभी मैंने बताया जब ऑप्शन में DsP2 तो कॉम्प्लेक्स की शेप क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना? तो यहां पर हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स किस तरह होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। इस तरह ये मेटल होगा हमारा, इसको यहां से एक साइनाइड होगा और यहां से एक साइनाइड होगा, यहां से एक साइनाइड होगा और यहां से एक साइनाइड होगा, और कॉम्प्लेक्स क्या हमारा है? 2 नेगेटिव। तो इसकी शेप इस तरह से होगी। उसके बाद पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होता है हमारा वो कॉम्प्लेक्स जिसके डी ऑर्बिटल में कम से कम, मेरी बात याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, वो पैरामैग्नेटिक होता है। जिसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। जिसमें कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है कलर्ड कॉम्प्लेक्स। जिसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो होता है कलरलेस कॉम्प्लेक्स। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, क्या कोई इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये होगा डायमैग्नेटिक। क्या होगा? हम यहां पर लिखेंगे, ये होगा हमारा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स में अब बात करते हैं एक और कॉम्प्लेक्स की। अब करते हैं एक पैलेडियम वाले कॉम्प्लेक्स की बात। पैलेडियम या पैलेडियम कॉम्प्लेक्स के बारे में किस तरह की इनकी ये होती है कॉन्फ़िगरेशंस। जरा ये कॉम्प्लेक्स हम लिखते हैं यहां पर PtCl4 2 नेगेटिव। अभी मैंने बताया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। तो क्या होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, क्या होते हैं? या तो होगी sp3 या तो होगी DsP2, यही होगा ना? या तो होगी sp3, तो शेप क्या होगी? टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल। ठीक है ना? या तो शेप होगी, या तो ऑप्शन होगी स्क्वायर प्लेनर DsP2, तो शेप क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। यही तो है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, या तो होगी sp3 टेट्राहेड्रल या तो होगी DsP2 स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद क्या करोगे? जो मैंने बताया, आप इसकी प्राइमरी बैलेंस निकालोगे। पहले पैलेडियम का एटॉमिक नंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसके बाद प्राइमरी बैलेंस निकालोगे। क्या यही करोगे मेरे बेटे? यही करोगे? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करोगे जो मैंने अभी बताया, यही करोगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैंने बताया है, सबसे पहले ही बता दिया, पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स आया ना, आंख बंद करके बता दो स्क्वायर प्लेनर ही होगा। लिख के ले लो इस बात को, इसको दिमाग में डाल दो। पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, न देखना है sp3 होगा, जिससे सीधा आंख बंद के बताना है कि ये DsP2 हाइब्रिडेशन वाला ही कॉम्प्लेक्स होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता के रखा है आपको, क्योंकि जो पैलेडियम के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो DsP2 ही होते हैं, वो स्क्वायर प्लेनर ही होते हैं। ठीक है? अगर चलो ठीक है, यहां पर है पैलेडियम, अगर यहां पर पैलेडियम होगा ऐसे, अगर यहां पर पैलेडियम होगा Pd, क्या फिर भी निकालोगे? नहीं नहीं नहीं, पैलेडियम हो या पैलेडियम हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हो, स्क्वायर प्लेनर आंख बंद करके बता दो। क्लियर बात? ये स्क्वायर प्लेनर होगी। अब हम एक और कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, वहां पर भी आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा जो आप अभी तक पता नहीं होगा। चलो बात करते हैं एक कार्बन वाले कॉम्प्लेक्स की। ठीक है ना? NiCO4 के बारे में। NiCO4, ये वाला कॉम्प्लेक्स देखो। इस कॉम्प्लेक्स में देखो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4 है। जब 4 होता है तब क्या हाइब्रिडेशन होती है? 2, या अभी मैंने या तो sp3 या तो DsP2।
ये कॉम्प्लेक्स होगा या तो होगा sp3 या तो होगा dsp2। अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, अगर dsp2 होगा तो स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हमें करना होता है, हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है मेटल की। मेटल कौन है इसमें, निकल है। अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन बता दी, क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, आर्गॉन 18 dsp344। ठीक है, अब यहां पर देखो आप dsp3 को कितने d8 सिस्टम एटॉमिक नंबर इसका है कितना 28 है। ठीक है ना, तो d में आ गए 1, s में आ गए 2। ठीक है ना, इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद निकालो प्राइमरी बैलेंस, मेटल की निकालो प्राइमरी। देखो उसने कितने इलेक्ट्रॉन या लूज किए हैं या तो गेन किए, क्योंकि प्राइमरी बैलेंस का मतलब ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर, उसका मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम यहां पर निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी निकालनी होती है उसको लिखा x। उसके बाद कार्बोनिल पे जाएंगे, हमें पता है कार्बोनिल क्या होता है, कार्बोनिल हमारा होता है न्यूट्रल एजेंट होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होती, तो इसकी चार्ज क्या बन गई, 0 बन गई। कितने हैं कार्बोनिल्स, 4 है, इज इक्वल टू, इसमें कोई चार्ज ही नहीं तो इज इक्वल टू 0। 4 into 0 होगा 0 ही, तो x क्या आया यहां पर 0। इसका मतलब जो निकल पे जो चार्ज होती है वो 0 होती है, इसलिए ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो निकल हमारा किस स्टेट में है, 0 स्टेट में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यही होगी मेटल में। अब हम ये ड्रा करेंगे ऑर्बिटल्स, यहां पर ये 3d है, ये हमारा 3d8 है, 1 2 3 4 3d 8 है। और इसके बाद क्या है, s में हमारे 2 है, ये हमारा s है 4s2। और इसके बाद क्या है हमारा p है, ये हमारा p है 4p 0 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। इसमें कितने हैं r, 1 2 3 4 5 6 7 8। और s में कितने हमारे 2 है। ठीक है, अब इसके बाद लिगेंड पे नजर डालो। लिगेंड कौन है हमारा, कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। लिगेंड फील्ड सील्ड में टॉप पे आता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है ना, क्या करेगा कार्बोनिल, ये क्या करता है, जो ही कार्बोनिल बनाता है कॉम्प्लेक्स निकल के साथ, ये क्या करता है, ये s के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लाता है, s के इलेक्ट्रॉन्स d में पहुंचाता है, वहां पर पेयरिंग करवाता है। इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भाई, दिमाग में फंसाओ इसको। s के इलेक्ट्रॉन्स लाता है d में पहुंचाता है, जब s के इलेक्ट्रॉन्स d में पहुंचाएगा तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10 बन गए। अभी तो 8 अपने ही थे, 2 s के आगे बन गया d10 सिस्टम। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है, ये हमारे बन गए, और तो अपने थे 2 आगे बन गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, d10 हमारा खुद हो गया। अब ऑर्बिटल कौन बचा, s बचा, और कौन बचा, हमारे p बचे, 3p बचे। ठीक है ना, अब क्या करेगा, अभी कार्बोनिल 4 है हमारे पास, कितने कार्बोनिल है 4। अब एक कार्बोनिल आ जाएगा यहां से, दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें, दूसरा आएगा दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें, तीसरा आएगा दे देगा इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें, फोर्थ आएगा दे देगा इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, एक s और 3p। तो इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडेशन होगी sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। जब हाइब्रिडेशन होती है sp3, शेप क्या होगी भाई, टेट्राहेड्रल, तो ये होगा टेट्राहेड्रल। क्लियर बात, यहां ये होगी टेट्राहेड्रल। अब जब ये टेट्राहेड्रल, उसके बाद क्या मैंने बताया, पैरामैग्नेट होने के लिए कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी में होना चाहिए। क्या कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारा डायामैग्नेटिक। अभी मैंने बोला, तो ये हमारा बन गया डायामैग्नेटिक। दूसरा तरीका दिखाने का होता है ऐसे, म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू इज इक्वल टू 0 का मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट होता है 0, उसी का मतलब होता है डायामैग्नेटिक। क्लियर बात,
क्या कलर हो गया? कलरलेस। कलर होने के लिए भी कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी में होना चाहिए। तो ये क्या होगा? कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये होगा कलरलेस होगा। कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आई बात? तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट। अगर आपको ये वाले कॉम्प्लेक्स समझ में आ गए होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं आपको किसी में प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप कोई भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना? ये तो हमारा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर आपको ये, अब इसके बाद क्या बचा हमारा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हम करेंगे डिस्कस नए वीडियो में आपके साथ, ठीक है ना? यहां तक इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।